हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे जीके जीएस स्पेशल। ठीक है, ये बिहार स्पेशल जो बिहार में टीचर की बहाली होने वाली लगभग 2 से 2.5 लाख की बहाली आने वाली है, उससे रिलेटेड 7वां चरण का शिक्षक बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगा। और बीपीएससी का तो लेवल आप जानते ही है कि बीपीएससी बिहार में जो भी एग्जाम लेती है उसमें बिहार स्पेशल जरूर से जरूर प्रश्न पूछती है, साथ ही और भी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछती है। तो ये सीरीज सिर्फ बिहार स्पेशल जीके जीएस के लिए है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही ये वीडियो बिहार स्पेशल टीचर के लिए, साथ ही यूपीएससी बीपीएससी जो भी एग्जाम है, क्योंकि बिहार स्पेशल का एग्जाम बीपीएससी ले रही है तो बीपीएससी में पूछे ही जाएंगे। साथ ही अगर अदर एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के रिलेटेड जीके के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना सेशन। और इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। और आपने बहुत ही प्यार दिया है वीडियो को, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो का, इस जीके स्पेशल सीरीज का आज का तीसरा क्लास। और आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉड सेशन। कल के सेशन में भी मॉड सेशन किया था, उसमें कुछ प्रश्नों को मॉड सेशन से किया था। आज उसमें के कुछ बाकी प्रश्न आज करेंगे मौर्य साम्राज्य का ही। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ। कल के सेशन में मौर्य सेशन का प्रश्न किया था, आज उससे आगे करेंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था, कहाँ स्थित था? कुम्हार पटना में, राजगिरी में, वैशाली में या मनेर में? तो इसका सही आंसर क्या है? कुम्हार पटना में। ठीक है, पटना में 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। कितने स्तंभों वाला? 80 स्तंभों वाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद कहाँ स्थित था? तो कुम्हार पटना में था, लेकिन उसमें कितने स्तंभ थे? तो 80 स्तंभ थे, आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा कि इनकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? और इसका सही आंसर है एरियन। क्या है? एरियन, ऑप्शन सी, एरियन ने कहा था। ठीक ना, एरियन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रासाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? और इसके ऑप्शन है हेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज या चाणक्य। तो किसने कहा था? तो ये बातें कही थी फाहियान ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में फाहियान ने कहा था। और क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि यह प्रासाद मानव कृति नहीं है बल्कि वरन देवता द्वारा निर्मित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? किसका? आजीविकों के लिए क्या चीज़ का निर्माण कराया था? गुफा का निर्माण कराया था। और कहाँ पे करवाया था? तो गया के निकट बराबर की पहाड़ी में। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक या बिंदुसार। तो ये करवाया था किसने? ये करवाया था अशोक ने। ठीक है, और ये 4 गुफा थे। कितने गुफा थे? अशोक ने, आपसे कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अशोक ने पहाड़ियों पर गया के निकट बराबर की पहाड़ियों पर जो गुफा बनवाया था उसमें कितने गुफा थे? तो 4 गुफा थे। कौन कौन से थे? तो देख लेते हैं उसको। सुदामा, विश्व चोपड़ी, चुपार तथा कृष्ण, ये 4 गुफाएं थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या दशरथ ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसने? दशरथ ने, यानी ऑप्शन डी। गया के समय नागार्जुनी पहाड़ी पर, ठीक है, गोपी गुफा। ठीक है, कौन सी गुफा? गोपी गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था दशरथ ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षी प्राप्त हुई है? ऑप्शन है दीदारगंज, वैशाली, बसाड या सारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीदारगंज। दीदारगंज कहाँ पड़ता है? तो ये पटना में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3939। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? और इसके ऑप्शन है सोनपुर, लोहानीपुर, वसाड
या भागलपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहानीपुर। ठीक है, और ये लोहानीपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पटना में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। किसने वर्णन किया है? ऑप्शन है सेलुकस, मेगास्थनीज, चाणक्य या जस्टिन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? और इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्ठ। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त यानी ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। किसको? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को अब वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? और इसके ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? ये किया गया था पटना में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है उन सभी के लिए जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में जीके जीएस पूछे जाते हैं। साथ ही ये स्पेशल है बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी में बिहार जीके से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते हैं रंजीत कुमार सिंह आईएएस, उन्होंने भी बिहार जीके को पढ़ने के लिए बोला है। तो आप सभी के लिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ बिहार स्पेशल जीके जीएस। आप जरूर से ज़रूर पढ़ें। आपके जितने भी प्रश्न आएंगे, हालांकि अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है, लेकिन बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में बिहार जीके से गारंटी के साथ प्रश्न रहेंगे ही, और उसके लिए आपको ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी लाभदायक है। तो ज़रूर देखें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक दूत को पाटलिपुत्र भेजा था? ऑप्शन है अशोक के, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? किस विद्वान के अनुसार? और इसके ऑप्शन है विलियम जोन्स, प्लूटार्क, जस्टिन या स्ट्रैबो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्ट्रैबो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या वृहदस्त। तो ये किसके दरबार में हुआ था? ये हुआ था बिंदुसार के दरबार में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था? ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मन देवी स्तंभ, कीन स्तंभ या भ्राबु स्तंभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? भ्राबु स्तंभ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन है आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था आजीविकों ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दें। ये देख सकते हैं यहाँ ये प्रश्न आपको दिख रहा है, देखिए कितना शानदार है। ये वो सेशन चल रहा है जो आपके बीपीएससी टीचर बहाली में, बीपीएससी बहाली में, हर एग्ज़ाम में इस बिहार स्पेशल जीके जीएस का बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार स्पेशल जीके जीएस आपसे पूछे जाएंगे और उसके लिए ये शानदार सेशन है। तो आप सभी इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी और भी वीडियो बनाने के लिए हमें उम्मीद मिलता रहे, हमें आपसे जुड़ने का और भी मौका मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न का जो 1993 बीपीएससी शिक्षक बहाली में पूछा गया था। ठीक है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची या उज्जैनी। तो अशोक की पाटलिपुत्र कहाँ थी? हमने अभी आपको 2-3 प्रश्न पहले बताया था कि अशोक ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी पाटलिपुत्र में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन है चाणक्य का, डिमोलिकस का, मेगास्थनीज का या फाहियान का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज का। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह केंद्रीयकृत है, करों या का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था या उपयुक्त सभी। तो मौर्य प्रशासन के संबंध में ये जो बातें कही गई है वो सभी सही है। मतलब केंद्रीयकृत था, ये भी सही है, करों का बोझ अधिक था, ये भी सही है, प्रशासन तंत्र कठोर था, ये भी सही है। और जब ये तीनों सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब अशोक के बारे में ये जो लाइनें बोली गई हैं उनमें से कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन है उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए या उपयुक्त सभी, यानी उसने ये सभी कार्य किए थे। तो अशोक ने धर्म विजय की नीति अपनाई, बिल्कुल सही था, तो ये सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, ये भी सही था। उसने प्रजाहित और प्रजा के कल्याण के लिए कुछ उपाय किए थे, ये भी सही था। जब ए, बी और सी तीनों सही है और तीनों का ऑप्शन दे रखा है डी उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देव नाम पिए के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या कनिष्क। तो देव नाम पिए, ठीक है, देव नाम पिए के नाम से अपने आप को संबोधित करने वाला शासक है अशोक, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धम्म महामात के कार्य क्या थे? ऑप्शन है धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय या उपयुक्त सभी। तो धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो धम्म नीति का या क्रियान्वयन, ये बिल्कुल सही था। लोगों के बीच दान वितरण करना, ये भी सही था। जन कल्याण के उपाय करना, ये भी सही था। जब ये तीनों ऑप्शन सही है तो चौथा ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी ऑप्शन डी ये सभी सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य क्या थे? राजूक याद रखना है, राजूक के क्या कार्य थे? ऑप्शन है न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग,
या वो सभी देखता था। तो मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक जो होता था वो क्या करता था, वो न्यायिक प्रशासन भी देखता था, ग्रामीण प्रशासन भी देखता था, राजस्व का विभाग भी देखता था, यानी ऑप्शन डी वो सभी विभागों को देखता था। कौन? राजूक। याद रखना, राजूक एक पद है जो न्यायिक प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग ये सभी देखता था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, मौर्यकालीन विद्वान में किनका नाम आता है? ऑप्शन है कौटिल्य का, पाणिनि का, उपावर्ष का। ठीक है, तो किसका नाम आता है? तो मौर्यकालीन विद्वानों में कौटिल्य भी आते हैं, पाणिनि भी आते हैं और उपावर्ष भी आते हैं। जब ये तीनों आते हैं तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में ये तीनों हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो मौर्यकालीन विद्वान कौन कौन हो गए? आपको याद रखना है, कौटिल्य भी हो गए, पाणिनि भी हो गए और उपावर्ष भी हो गए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। कौन सा है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं या राजगीर की सोन भंडार गुफा। तो मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण कौन से हैं? तो वो हैं, आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष वो है, दीदारगंज की यक्षी ये भी है, और बराबर की गुफाएं ये तीनों हैं। जो नहीं है वो कौन सा है? राजगीर की सोन भंडार गुफा ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, और ये तीनों जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये तीनों हैं बी ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, आपका टाइम बहुत कम लेते हुए हम बहुत सारे प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस इतना ही करना है, इसमें कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और हमारे साथ जुड़े रहना है ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बीपीएससी की एग्जाम के, बीपीएससी एग्जाम टीचर की तैयारी करने के लिए और बीपीएससी की जीके जीएस के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? द्वितीय स्तंभ लेख से, सातवें शिलालेख से, द्वंद्व शिलालेख से या उपयुक्त सभी से। तो अशोक की धम्म नीति की जानकारी हमें मिलती है द्वितीय अभिलेख, सातवें शिलालेख और द्वंद्व लेख, यानी ये सभी से मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन है द्वितीय स्तंभ लेख में, सातवें शिलालेख में, नवम शिलालेख में या दसम शिलालेख में। तो द्वितीय अशोक के दान और धम्म दान के बीच में अंतर नवम शिलालेख में बताया गया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, आर्थिक संकट या प्रांतीय विद्रोह। तो मौर्य शासन का पतन क्यों हुआ था? क्योंकि उस पर विदेशी आक्रमण हुआ था, अयोग्य शासक भी था, प्रांतीय विद्रोह भी हुआ था। जो नहीं हुआ था वो क्या था? सी आर्थिक संकट, ये कारण नहीं है मौर्य साम्राज्य के पतन में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला हमारा है मौर्योत्तर बिहार। ठीक है, मौर्योत्तर बिहार, इससे कुछ प्रश्न होंगे वो हम करेंगे, फिर सेशन को आगे बढ़ाते चलेंगे। चलते हैं अपने आज के इस सेशन के माने मौर्योत्तर बिहार के पहले प्रश्न पे। मौर्योत्तर साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है कण्व वंश, सुवंश, सातवाहन वंश या शक वंश। तो मौर्योत्तर साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये हुआ था शुंग वंश का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र, बृहदस्त, वसुमित्र या देवभूमि। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पुष्यमित्र का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक पुष्यमित्र का शासनकाल रहा था, जो शुंग वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र, और पुष्यमित्र ने 185 से 149 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? किस शुंग शासक ने? ऑप्शन है वजुज्येष्ठ, अग्निमित्र, पुष्पमित्र या देवभूमि। तो ये किसने किया था? ये किया था पुष्पमित्र, जो शुंग शासक का संस्थापक भी था। ठीक है, पुष्पमित्र जो शुंग शासक का संस्थापक भी था और जिसने 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? ऑप्शन है कन्नौ वंश, मौर्य वंश, नंद वंश या शुंग वंश। तो पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण ऑप्शन डी शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो ऑप्शन है 185 ईसा पूर्व, 158 ईसा पूर्व। 158 ईसा पूर्व, ये दोनों ऑप्शन सेम ही हैं। 185 ये भी सेम ही है। 158 ईसा पूर्व में है, ये 158 ईसा में है। ठीक है, तो सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। एक 185 ईसा में है और एक 100 ईसा पूर्व में है। तो आपको बताना है पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था। तो कब हुआ था? ये हुआ था किसके शासनकाल में? शुंग के शासनकाल में और 185 ईसा पूर्व में। और शुंग का शासनकाल कब से कब तक था? 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और शुंग वंश किसका संस्थापक था? पुष्पमित्र किसका संस्थापक था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्पमित्र। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था, किसने किया था? देवभूति ने, अग्निमित्र ने, पुष्पमित्र ने या वासुदेव ने? तो मगध में प्रथम राज स्थापित किया था पुष्पमित्र ने, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? किसके पतन के बाद? शुंग वंश के पतन के बाद। ऑप्शन है कुषाण वंश, लिच्छवी, कानव वंश या गुप्त वंश। तो शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कन्नौ वंश का शासन हुआ, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और कन्नौ वंश कब से कब तक रहा था? तो ये 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, कन्नौ वंश का संस्थापक कौन था? देवभूति, पुष्पमित्र, अग्निमित्र या वसुदेव? आपको याद रखना है कन्नौ वंश का संस्थापक था वसुदेव, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसकी वसुदेव ने मगध में कन्नौ वंश का नींव डाला था। ठीक है, चलिए कन्नौ वंश की सत्ता समाप्त की किसने की? ऑप्शन है आंध्र सातवाहनों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कन्नौ वंश की सत्ता समाप्त की थी, ये की थी आंध्र सातवाहनों ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नौ वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? ऑप्शन है शुंगवंश, मित्रवंश, वाकाटक वंश या गोत्र वंश। तो कन्नौ वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए मित्र वंश ने उस पर शासन किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है कैमूर, समस्तीपुर, बोधगया और सिवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोधगया। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। कनिष्ठ ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? ऑप्शन है मथर, वसुमित्र, पार्श्व या अश्वघोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अश्वघोष यानी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है, किस क्रम में उन्होंने शासन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले किसने किया था? हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य, शुंग और लास्ट में किया था कण्व वंश। यानी शुरुआत किसने किया था? हर्यक वंश ने, खत्म किसने किया? कण्व वंश ने। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शुंग वंश की राजधानी थी, कहाँ थी? सयालकोट, राजगिरी, कन्नौज या पाटलिपुत्र? तो शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कण्व वंश की राजधानी थी, कहाँ थी ये बताना है। ऑप्शन है उज्जैन, पाटलिपुत्र, मथुरा या प्रतिष्ठान? तो कण्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? ये भी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? ये भी पाटलिपुत्र थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, कब किया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में या पहली शताब्दी ईसा के अंत में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? ऑप्शन है अंग एवं मगध से, विदेह एवं शाक्य से, अंग एवं विदेह से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कलिंग नरेश कौन थे? खारवेल। खारवेल ने अंग और मगध से कीमती उपहार प्राप्त किए थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कीमती उपहार क्या थे? तो उपहारों में जिन की प्रतिमा और पद चिन्ह शामिल थे। किसकी? जिन की प्रतिमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा, किसका रहा? कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत, मतलब पतन हो रहा था उस समय, मगध पर किसका शासन रहा था? सातवाहनों का, लिच्छवियों का, चेदियों का या मित्रों का? तो ये रहा था लिच्छवियों का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, वसुदेव, धनानंद या पुष्पमित्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी पुष्पमित्र। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाले शासक था, कौन था? अशोक, कनिष्ठ, हर्षवर्धन या देवपाल? तो सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान को अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? ये था कनिष्ठ, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है गुप्तकालीन बिहार। गुप्तकालीन बिहार से हम कुछ प्रश्न करेंगे और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, बनारस में, कन्नौज में या पाटलिपुत्र में? तो गुप्तकालीन बिहार में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, दोनों एक ही था, ये आपको बताना है। क्या कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष एक ही था, कब था? ऑप्शन है 230 ईसा, 320 ईस्वी, 320 ईस्वी या 300 ईस्वी? तो ये था 320 ईस्वी, हालांकि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कितना? 320 ईस्वी। ठीक है, 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक हुआ था और उसी वर्ष गुप्त वंश की स्थापना भी हुआ था। ठीक है, कब? 320 ईस्वी।
गुप्त वंश की स्थापना और चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या बिंबिसार। तो वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। पाटलिपुत्र में, इलाहाबाद में, उज्जैन में या लिच्छवी में? तो उनको राज्याभिषेक कब कराया गया था? 320 ईस्वी में। कहाँ कराया गया था? तो कहाँ कराया गया था? पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है बीपीएससी टीचर के लिए, साथ ही बीपीएससी के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्ज़ाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़े रहे। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लगातार ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आप हमें मोटिवेट करते रहें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या अजातशत्रु। तो किसने कहा है? ये कहा है समुद्रगुप्त ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या कुमारगुप्त को। तो बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य की राजधानी, प्रथम राजधानी थी, कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, इलाहाबाद या दिल्ली। तो गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति समुद्रगुप्त से मांगी थी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, कौन सा है? मौर्य साम्राज्य, कुषाण, गुप्त या पाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त साम्राज्य, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन के काल में बनाया गया था? तो ये गुप्त शासन काल में। और वो कौन था? तो वो थे कुमारगुप्त, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई, किसके काल में हुई थी? मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में या हर्यक वंश के काल में? तो ये हुआ था ऑप्शन सी गुप्त वंश के काल में, यानी गुप्त काल में महाबोधि मंदिर की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 6 महीने, 1 साल, 3 साल या 14 महीने? चीनी यात्री फाहियान पाटलिपुत्र में 3 साल तक रहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ऑप्शन है चंपा, नालंदा, राजगीर या पाटलिपुत्र, जो अब पटना के नाम से प्रसिद्ध है। तो आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से था? पाटलिपुत्र से था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है पटना, सारण,
भागलपुर या शाहाबाद? तो ये कहाँ से मिली थी? ये मिली थी शाहाबाद, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसकी मूर्ति? कार्तिकेय की मूर्ति। कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद से प्राप्त हुई थी, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? गया से, सुल्तानगंज से, नवादा से, नालंदा से? तो ये प्राप्त हुई है ऑप्शन बी सुल्तानगंज से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनियों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? ऑप्शन है मौर्य काल, पाल काल, गुप्त काल या परवर्ती गुप्त काल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है गुप्त काल के, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्या है क्वेश्चन? राजगीर के मणिनाग मंदिर में, कहाँ के? राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खुदे हुए हैं, क्या मिले हैं? गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनियों को चित्र मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, पाल काल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुप्त काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीर भुक्ति, यानी अब तीर भुक्ति को आधुनिक दरभंगा के नाम से जानते हैं, का राज्यपाल था? कौन था? गोविंद गुप्त, घटोत्कच चिरादत्त या पर्णदत्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक दरभंगा यानी अब के दरभंगा और पुराने तीर भुक्ति का राज्यपाल था गोविंद गुप्त, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, कौन सा था? नालंदा, विक्रमशिला, आदित्यपुरी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र नालंदा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? ऑप्शन है हर्ष के, कनिष्ठ के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या अशोक के? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ऑप्शन है वेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान या इत्सिंग ने? तो ये कहा था किसने? फाहियान ने, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का आरंभ होता है कब से होता है? ऑप्शन है 302, 312, 320 और 322। तो गुप्त काल का आरंभ कब से होता है? ये होता है 320 ईस्वी से। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं आज के इस सेशन का हम लास्ट प्रश्न। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? और इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो इसका 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी आज के सेशन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। इसी प्रश्न पे हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।